नमस्कार, गुड मॉर्निंग 10th क्लास हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है बेटा। जैसा कि आप परिचित हैं कि हम अपनी विगत 2 कक्षाओं में निदा फाजली के द्वारा लिखा गया अब संग्रह का नाम है तमाशा मेरे आगे। इस पुस्तक का एक अंश अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले का अध्ययन शुरू कर चुके थे। आज हम उसे पूर्णता की ओर ले जाते हैं और उसका समापन करते हैं। विशेष रूप से लेखक का उद्देश्य इस पाठ में यही है ताकि वो आज के समय में बढ़ती स्वार्थगत प्रवृत्ति, हावी होती स्वार्थी प्रवृत्ति को त्याग करके दूसरों के दुख में भी संवेदना जताने और उनके प्रति भी दया भाव रखने की प्रेरणा हमें देना चाहते हैं। पाठ का शीर्षक ही हमारे समक्ष एक प्रश्न उपस्थित करता है कि अब ऐसे लोगों की खोज करनी आवश्यक है जो दूसरों के दुख में दुखी होते हों, क्योंकि आज के समय में बहुत कम लोग हैं जो दूसरों के दुख से दुखी होते हों, बल्कि वे तो दूसरों के दुखों को देख करके आनंद की प्राप्ति करते हैं, है ना। पर उन्हें ये नहीं पता कि जो आनंद आप दूसरों के दुखों में लेना चाहते हो, कभी ना कभी सुख और दुख जीवन के 2 पहलू हैं। ऐसी परिस्थितियां आपके समक्ष भी उपस्थित हो सकती हैं और आप भी उसका शिकार बन सकते हैं। तो क्या पता दूसरे लोगों के समक्ष आप भी हंसी का पात्र बन जाए। इसीलिए हमें सभी के प्रति दया, प्रेम, समदर्शी भाव रखना चाहिए और सभी को आदर देना चाहिए। अपने स्वार्थ को अपने ऊपर इतना हावी न होने दो कि यही स्वार्थ अंत में आपके अस्तित्व को ही खतरा बना दे। प्रकृति में आने वाले जो प्रकोप हैं, चाहे वो भूकंप, बाढ़, तूफान या फिर अत्यंत असाध्य रोग, जिनसे सारी सृष्टि जो है जूझ रही है, जिनका संक्रमण बढ़ रहा है और जिनके इलाज का, जिनके उपचार का कोई उपाय ही नहीं है, ये सारी प्रकृति के इस भयावह और क्रोधित रूप का ही एक दृश्य हमारे समक्ष उपस्थित करते हैं, जिसका कारण भी यही है कि मनुष्य अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के प्रकृति के नियमों से भी छेड़छाड़ करने लगा है, प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप करने लगा है, जिसके कारण प्रकृति जो है अपना भयावह रूप, अपना क्रोधित रूप इस संपूर्ण प्राणी जगत को दिखाती है। ठीक है, प्रकृति वैसे हमारी माँ है, हमारी सहचरी है। प्रकृति ने ही हमें जन्म दिया और प्रकृति ने ही हमें वो साधे साधन सर्व सुलभ करवाए ताकि हमारा जीवन अच्छे से चल सके। लेकिन यदि इन समस्त बातों के बावजूद भी आप अपनी उस प्रकृति के प्रति अपमानजनक रवैया अपनाते हैं तो यह गलत है और सर्वथा अनुचित होने के कारण ये प्रकृति भी जिस तरह से माँ बार बार गलत कार्यों के कारण हमें डांट या फटकार लगाती है और कभी हमारी पिटाई भी कर देती है, बिल्कुल उसी तरह से ये प्रकृति भी अपना कोई ना कोई रूप जो है समस्त प्राणी जगत के समक्ष उपस्थित करती है, जिसमें थोड़ा बहुत उसका क्रोध होता है और कभी कभी क्रोध की भयावहता भी होती है। तो चलिए, हमने पढ़ा था कि जब माँ के हाथों से कबूतर का दूसरा अंडा भी टूट गया तो माँ जो है पश्चाताप करने लगी और इसी पश्चाताप में उसने पूरे दिन ना कुछ खाया ना कुछ पिया, पूरे दिन रोजा रखा और साथ में बार बार नमाज अदा करते हुए खुदा से उस अपराध के लिए माफी मांगती रही। लेखक ये कहते हैं कि ग्वालियर के मकान को छोड़कर बॉम्बे के वर्सोवा में जब वो अपना फ्लैट खरीदते हैं तो पहले वहां क्या थी, पहले वहां खूब बड़ी बस्ती थी। उस बस्ती को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया और उस बस्ती के स्थान पर क्या बनवा दी, बड़ी बड़ी इमारत बनवा दी। अब इस इमारत में फ्लैट सिस्टम रखा गया और उसी के एक फ्लैट में लेखक खुद रहने लगा। उस समय उसकी माँ नहीं थी, लेकिन जब लेखक और अपनी पत्नी के साथ उस फ्लैट में रहा करते थे तो 2 कबूतरों ने वहां एक रोशनदान में अपना डेरा डाला और वहां पर वो अपने अंडों को देख रेख किया करते थे। लेकिन उन कबूतरों के बार बार आवाजाही के कारण घर की कई ऐसी चीजें थी जो टूट फूट जाती थी। बार बार घर के भीतर और बाहर आने जाने के कारण लेखक के द्वारा रखी गई जो महत्वपूर्ण किताबें थी उनके पन्नों को भी कबूतर जो है गंदा कर दिया करते थे या फिर खराब कर दिया करते थे, जिसकी वजह से रोज रोज की परेशानी से तंग आकर लेखक की पत्नी ने उस जगह जहां उनका आशियाना था वहां जाली लगा दी और उनके बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। आने जाने वाली जो खिड़की थी उसको भी बंद कर दिया।
अब खिड़की के बाहर दोनों कबूतर जो है रात भर खामोश और उदास बैठे रहते, और लेखक हमारे सामने फिर से ये प्रश्न उपस्थित करता है कि अब न तो सोलेमन है जो उनकी जुबान समझकर उनका दुख बांट लें, लेखक कहता है ना मेरी माँ है जो उनके दुखों में सारी रात नमाज पढ़ पढ़ कर काट दे। इसीलिए लेखक जो है हमारे समक्ष ये समदर्शी स्वरूप का एक पद जो है, एक शेर जो है वो रखते हैं और कहते हैं कि नदियां सींचे खेत को, जिस तरह से नदियां समान भाव से खेत के हर एक कण को सींचती है, तोता कुतरे आम और तोते जैसे छोटे छोटे प्राणियों के लिए भी प्रकृति में अपने सारे साधन सुलभ करवाए। सूरज ठेकेदार सा, और जिस प्रकार से सूरज एक ठेकेदार के सदृश उदित होता है, सबको बांटे काम, और सूरज के सूर्योदय के साथ ही सभी व्यक्ति सभी प्राणी अपने अपने क्रियाकलापों में लग जाते हैं। तो प्रकृति के हर कण में, प्रकृति के हर हिस्से में हर एक प्राणी का योगदान है, हर एक प्राणी का हिस्सा है। आपको कोई अधिकार नहीं बनता कि आप उसको उसके अधिकार से, आप उसके हिस्से से उसे बेदखल कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नोत्तर की, और अभ्यास प्रश्नों में पहला प्रश्न है मौखिक। मौखिक यानी एक या दो पंक्ति में उत्तर दीजिए, ठीक है। पहला है इसमें, बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों ढकेल रहे थे? क्योंकि वहां पर अपना कौन सा स्वार्थ पूरा करना चाहते थे? क्या आंसर दिया जाएगा कि बड़े बड़े बिल्डर्स जो है समुद्र को पीछे इसलिए ढकेल रहे थे ताकि वो बढ़ती हुई जनसंख्या को बसाने के लिए वहां पर बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण करवा सके, यही कारण है। इसी वजह से वो समुद्र को पीछे ढकेल रहे थे और समुद्र की जो धरती थी उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले करके वहां पर मानव जाति को बसाने के लिए इमारतें और घर बना रहे थे। लेखक का घर किस शहर में था? तो लेखक का घर था ग्वालियर में, ग्वालियर में ही था। जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है? डिब्बे नुमा घरों में सिमटने लगा है। पहले तो बड़े बड़े आंगन और दालानों में संयुक्त परिवार रहा करते थे, लेकिन अब छोटे डिब्बे नुमा घरों में सिर्फ कम सदस्यों वाला जो एकल परिवार है वो रहने लगा है। कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? क्योंकि कबूतरों का एक अंडा बिल्ली ने उछक कर तोड़ दिया और दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश में लेखक की माताजी के हाथों से भी वह गिरकर नीचे टूट गया, जिसको देख करके कबूतर परेशान हुए और परेशानी में फड़फड़ाने लगे, इधर उधर फड़फड़ाने लगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 25 से 30 शब्दों में उत्तर दो। मेरे बच्चों का सहयोग और भागीदारी वास्तव में काबिले तारीफ है कि उनको लगता है कि हमारी टीचर जो है अकेले ही इन प्रश्नों का उत्तर दे रही है, तो क्यों ना हम अपनी सहभागिता निभाएं, है ना। प्रश्न है 2530 शब्दों में पहला, अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? तो सबसे पहले ये बताइए लश्कर का क्या अर्थ होता है? लश्कर का अर्थ क्या होता है? आपने पाठ में दिए हुए शुरुआत में पहला उदाहरण पढ़ा होगा। पहले उदाहरण में दिया था सुलेमान अपने लश्कर के साथ निकल रहे थे। ये लश्कर का क्या अर्थ होता है? शाबाश तौफीक, गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम, लश्कर मींस फौज, सेना। सेना, बिल्कुल सही। जहां सुलेमान अपनी सेना के साथ जब वो एक रास्ते से निकल रहे थे तो चींटियों ने जब घोड़ों के टापों की आवाज सुनी, है ना, तो यहाँ अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? यहाँ लश्कर कौन है? वो एक जिसको किसको बाइबल के अंदर पैगंबर के रूप में पहचाना गया है, और अरब प्रदेश में उसी लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद किया जाता है? नूह किसे कहा गया है? विधि, गुड मॉर्निंग बेटे, दीजिए आंसर। विधि आंसर दीजिए बेटा। विधि गुड मॉर्निंग बेटा, आप मेरी आवाज अच्छे से सुन पा रही है तो आप अपना उत्तर पूर्ण कीजिए। चलिए, तो कौन देगा? आशीष देगा आंसर। आशीष गुड मॉर्निंग बेटा। यस मैम। हाँ, आंसर गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्योंकि वो अपनी सारी उम्र रोता रहा। अच्छा, 25 से 30 शब्दों में ये उत्तर देंगे हम? नो मैम। फिर क्या लिखेंगे?
वह अपनी अरब में उसको नूह के नाम से इसलिए जाना जाता था क्योंकि वह अपनी सारी उम्र रोता रहा, क्योंकि उसने एक बार एक कुत्ते को जख्मी कह कुत्ते, दिया कि हाँ एक बारी उन्होंने एक जख्मी कुत्ते को क्या किया, दुत्कारते हुए कहा दूर हो जा कार गंदे कुत्ते, और कुत्ते ने प्रत्युत्तर में कहा ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो, हमको बनाने वाला एक ही ईश्वर है। जब उसके प्रत्युत्तर को सुना तो वो बहुत दुखी हुए, शर्मिंदा हुए और सारी उम्र रोते रहे। इसीलिए अरब में उनको नूह के नाम से जाना जाता है। शाबाश, वेरी गुड आंसर आशीष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्तों को तोड़ने से मना करती थी और क्यों, क्यों मना करती थी? अंजलि, गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी मैम, लेखक की माताजी इसीलिए पेड़ों के पत्तों को तोड़ने के लिए मना करती थी क्योंकि उनके हिसाब से रात को पेड़ों के पत्ते तोड़ने से उन्हें कष्ट होता है और वे रोते हैं। बिल्कुल सही। लेखक की माँ, लेखक कौन? निदा फाजली ने बताया है कि माँ उनको पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी क्योंकि उनका मानना था कि पेड़ों के शाम के समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने से क्या होता है, उनको भी कष्ट होता है, इसलिए हमें पेड़ों के पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए। गुड बेटा, सही आंसर है। लेकिन जब भी आंसर दो राइटर का नाम, चैप्टर का नाम इंक्लूड करते चलो। प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ, क्या परिणाम हुआ भाई? ललिता, गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग मैम। आंसर दीजिए बेटा। समुद्र को पीछे सरकाना, पेड़ों को काटना, पक्षियों को भंग करने, इन कारणों से प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हुआ। तो इसका परिणाम क्या हुआ? ये तो कारण है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है? हाँ, इनका परिणाम अधिक गर्मी और बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग शुरू हो गए और प्रदूषण का खतरा भी बढ़ गया। बिल्कुल सही है कि प्रकृति में आए असंतुलन का ये परिणाम हुआ कि गर्मी में अत्यधिक गर्मी, बेवक्त की बरसातें, सैलाब, भूकंप, जलजले और असाध्य रोग, नित नए असाध्य रोग, जिनकी वजह से इन समस्त प्राकृतिक प्रकोपों का सामना किसको करना पड़ा? मानव जाति को करना पड़ रहा है। बिल्कुल सही जवाब दिया ललिता आपने, धन्यवाद बेटा। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक की माँ ने पूरे दिन रोजा क्यों रखा, क्यों रखा था भाई? हाँ देव, गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग मैम। जी आंसर दीजिए। मैम, लेखक की माँ ने पूरा दिन रोजा इसलिए रखा था क्योंकि मैम उनसे एक कबूतर का अंडा गिर गया था, और जिससे कि जो कबूतर थे, एक पहला अंडा तो था जो बिल्ली ने गिरा दिया था, और जो दूसरा अंडा था वो उसको उनकी माँ उसको बचा रही थी, जिससे गलती से वो गिर गया, इसलिए वह पूरे दिन उन्होंने रोजा रखा। पश्चाताप करने के लिए। यस मुख्य मैम। शब्द को ध्यान में रखना। पूरे दिन रोजा क्यों रखा? क्योंकि उनके हाथों से कबूतर का जो अंडा था वो टूटकर गिर गया था, इससे वह पाप समझ रही थी, उसी पाप का पश्चाताप करने के लिए और खुदा से उसकी माफी मांगने के लिए वो पूरे दिन रोजा रख रही थी, बार बार नमाज अदा कर रही थी और माफी मांग रही थी। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब बेटा। बस ये मुख्य जो वहां पे शब्द आना चाहिए ना, उसको काम में जरूर लीजिएगा। अगला है, लेखक ने ग्वालियर से बंबई तक किन बदलावों को महसूस किया? बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ है जो तुम्हारा, ग्वालियर से बंबई तक किस तरह के वहां पर आजकल परिवर्तन आ गए? हाँ जी अंजलि, सोनी, गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग मैम। आंसर दीजिए। लेखक पहले ग्वालियर में रहते थे, कुछ समय बाद वह मुंबई में रहने लगे थे। ग्वालियर से मुंबई की दूरी में संसार को काफी बदल दिया। बरसाओं में जहाँ लेखक का घर था, पहले वहाँ जंगल था, पेड़, परिंदे, जानवर थे। जब वहाँ लंबी चौड़ी बस्ती बन गई, पक्षियों के घर नष्ट हो गए। हाँ, और परिंदे चरिंदों के घर उनसे छीन लिए गए। बिल्कुल सही है, वहां जो परिवर्तन आया, अंजलि सोनी ने बहुत बखूबी उनका वर्णन किया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताइए कि डेरा डालने से आप क्या समझते हैं? कहते हैं ना उन लोगों ने वहां जाकर के डेरा डाल लिया, डेरा डालने का क्या मतलब है? अलीशा, गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग मैम। इसका डेरा डालने का अर्थ है अस्थायी रूप से बसना। जब
जब पहले उनकी बस्तियों में वहाँ पे जंगल होते थे, वो परिंदे अपना घोंसला वहाँ पर बना लेते थे। जब अब शहरों में लंबी लंबी इमारतें बन गई, जिसकी वजह से कबूतर और अपना घोंसला उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, और वो इधर उधर उड़ करके अस्थायी रूप से एक स्थान पर अपना आश्रय बनाते हैं, और जब उनको उन्हीं आश्रय से हटा दिया जाता है तो फिर किसी अन्य स्थान पर फिर से चले जाते हैं। तो डेरा डालने का आशय अस्थायी रूप से अपने निवास का बंदोबस्त करना। अस्थायी रूप से, स्थायी रूप से तो वो तो अपना घर है, लेकिन अस्थायी रूप से रुकना डेरा डालना कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अलीशा ने ये आंसर सही दिया। और 7वां प्रश्न है, शेख हयाज के पिता अपने बाजू पर काला चिमटा रेंगता देखकर भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए? क्योंकि उनको भोजन अच्छा नहीं लगा। कौन बताएगा? अब अपने आंसर लेते हैं। भव्या, कहाँ गई? वैद, भव्या वैद। अच्छा चलो कोई नहीं, यश से पूछते हैं। यश, गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग मैम। आंसर दीजिए। मैम, कवि निदा फाजली बताते हैं कि जब शेख अयाज के पिताजी समुद्र से नहाते हुए लौटे तब उनकी कमर पे उन्होंने चिमटा रहता हुआ देखा, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, इसलिए उसको समुद्र के किनारे वापस छोड़ने जा रहा हूँ। बेटे समुद्र था या कुएं की नजर? मैम कुएं के किनारे छोड़ने जा रहा हूँ। हाँ, ये चीज ध्यान रखो। कई बार हम क्या एक्साइटमेंट में जहाँ जो वर्ड आना चाहिए उसको नहीं लगा करके अपनी तरफ से जोड़ देते हैं, पर पाठ के संदर्भ में वो उत्तर गलत हो जाता है फिर। ठीक है, शेख हयाज सिंधी भाषा के कवि जिनके पिता जब कुएं पर से नहा करके घर की ओर लौटे और जब खाना खाने लगे तो उनको अपनी बाजू पर चिमटा रेंगता दिखा, और वो सोचने लगे कि उन्होंने आज किसी घर वाले को बेघर कर दिया है, तो उसे अपने घर छोड़ने के लिए भी भोजन छोड़कर वहां से उठ गए और चले गए। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया यश आपने। अगला प्रश्न वो है 50 से 60 शब्दों में उत्तर दीजिए। ये गजब के प्रश्न है भाई। बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, और इससे रिलेटेड अनुच्छेद लेखन भी अधिकतर आपके एग्जाम्स में आता है। बढ़ती हुई आबादी, जनसंख्या, है ना, जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? बिल्कुल वही प्रभाव पड़ रहा है जो अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने उत्तर दिया। पहले तो मैं आंसर लेती हूँ, कौन देना चाह रहा है? आस्था सिंह, गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। पहले ये बताओ, बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? मैम, बढ़ती हुई आबादी का यह प्रभाव पड़ा कि समुद्र को पीछे सराहना शुरू कर दिया। मतलब मैम की गंदगी फेंकने लग गए समुद्र में, और जैसी जनसंख्या बढ़ी सबको लगा कि मिल ही तो रहा है, मिलने दो। किसी ने ध्यान नहीं रखा उस चीजों का। जंगलों को काटना शुरू कर दिया और पंछियों को भगाना शुरू कर दिया। बारूदों की मतलब कि विस्फोटक बनाने लग गए, उससे नष्ट करने लग गए। उससे पर्यावरण को बहुत ही मतलब नुकसान पहुंचा मैम, जिसके कारण प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो गया, और प्रकृति में गर्मी में ज्यादा गर्मी, गर्मी हो गई मैम। और बरसात भी नहीं होती है। जैसे अपन के बीकानेर में इस साल बहुत कम बरसात हुई थी। हाँ, तूफान मैम, अभी भी यही हालात है कि चारों तरफ एकदम घनघोर बादल छाए हुए होते हैं, लेकिन फिर भी वो पानी बरसता नहीं है। कारण यही है कि यहाँ हरियाली नहीं है। पेड़ जो वर्षा को आकर्षित करते हैं, पेड़ों का कटाव होना और दोबारा वृक्षारोपण नहीं होने की वजह से वर्षा नहीं हो पाती है। और मैम पेड़ काट दिए तो वन भी खत्म हो गए, तो जो जानवर रहते थे उनको भी मतलब उनका भी घर नहीं रहा। छीन लिया गया उनसे उनका घर। ठीक है। और तूफान आते हैं तो अब पेड़ ही रेतों को या जमीन को रोक के रखते थे कि हाँ, मिट्टी के कणों को बांध के रखते हैं जिससे बाढ़ के प्रकोप को रोका जा सके, है पर ना? अब पेड़ ही नहीं रहे, तो अब क्या सब ऐसे ही चला जाता है तूफानों के साथ। इसी कारण प्राकृतिक आपदाएं आने लग गई, जलजले, भूकंप, सैलाब, बाढ़, है ना, और इसी तरह से नित नए असाध्य रोग जिनका कोई हमारे पास इलाज भी नहीं है। ये प्राकृतिक असंतुलन का ही
परिणाम है और जिसका दुष्परिणाम जो है मानव जाति को भोगना पड़ रहा है। बहुत अच्छा जवाब दिया आस्था आपने, शानदार जवाब, और पॉइंट टू पॉइंट उसको क्लियर भी किया। दूसरा प्रश्न, लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी? क्यों भाई, क्यों लगवानी पड़ी जाली? क्या उसको पड़ोसी झांकते थे? क्यों लगवाई उसने जाली? चलिए आंसर पता करते हैं हम निकिता से। निकिता गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ आंसर दीजिए। मैम, लेखक की पत्नी ने खिड़की में जाली इसलिए लगा दी थी क्योंकि जो कबूतर वहां पर डेरा डाल के बैठे थे वो आते जाते हुए घर के जरूरी सामानों की तोड़फोड़ कर देते थे, और निदा फाजली जी जो पुस्तकें पढ़ते थे उनको भी वो गंदा कर दिया करते थे, इसलिए उससे परेशान होकर उनकी पत्नी ने खिड़की पर जाली लगा दी थी। हाँ देखो 50 से 60 शब्दों में उत्तर दीजिए हैं, तो पहले बताओगे कि ग्वालियर में उनका घर था, लेकिन ग्वालियर के घर को छोड़ करके फिर वो बॉम्बे के वर्सोवा में एक फ्लैट में आकर के रहने लगी। वहां पर भी रोशनदान में कबूतरों ने अपना घोंसला बना रखा था, तो कबूतरों का जोड़ा वहां आता जाता था और अपने बच्चों की देखरेख किया करता था। उनकी आवाजाही से ही कई कीमती चीजें टूट कर गिर जाती थी, कई किताबों को उन्होंने नुकसान पहुंचा दिया था। रोज रोज की इस परेशानी से मुक्ति पाने के लिए उनकी पत्नी ने खिड़की में जाली लगा दी। तब जो कबूतरों का आने जाने का जो मार्ग था वो बंद हो गया और इसी कारण चिंता में कबूतर उदास और परेशान हो गए। तो पूरा आंसर दो गया। ठीक है निकिता, सही आंसर था आपका। बस मेंशन करना था राइटर का नाम और उसका जो पहले का घर था और उसके बाद में घर का स्थायी पता क्या था। अब समुद्र के गुस्से की वजह क्या थी? क्यों उससे सारी मछलियां नाराज होकर अपने अपने घर चली गई थी? समुद्र के गुस्से की वजह क्या थी? कौन बताएगा? हाँ आंसर देने के लिए किसका नंबर नहीं आया? विधि से पूछा है, विधि का आंसर। भव्या को भी आवाज लगाई, लेकिन भव्या, हाँ फिर से करते हैं ट्राई। भव्या बैद आंसर देने के इच्छुक हैं बेटा? चलिए कोई बात, हाँ आंसर दे रही हो। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, माइक काम नहीं करता, क्या है दिक्कत? चलिए किसी और बच्चे को मौका देते हैं। और अर्शिता कहाँ गई? अर्शिता सक्सेना, हाँ जी बेटा आंसर दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटे। समुद्र के गुस्से की वजह क्या थी? मैम, समुद्र की गुस्से की वजह ये थी कि ना लोगों को अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग ना समुद्र को वो लोग कम, जैसे कभी समुद्र को अपने पैर पसारने पड़ रही तो कभी उसको उकड़ू के बैठना पड़ रहा था, और उसकी गुस्से की ये वजह थी कि बार बार लोग उसे ना परेशान कर दिया करते थे, कभी उसको उकड़ू के बैठना। एक मिनट, बार बार लोग कैसे परेशान कर रहे थे कि जो बड़े बड़े बिल्डर्स थे वो बढ़ती हुई आबादी को बसाने के लिए समुद्र की जगह भी क्या करने लगे? हस्तगत करने लगे। इसके लिए उन्होंने समुद्र को पीछे सरकाना शुरू किया और समुद्र लगातार सिमटता जा रहा था। पहले उसने पहले भी टांगे समेटी, फिर सिमट कर बैठा, फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया और खड़ा हो गया। फिर भी मनुष्य का स्वार्थ यहाँ पूरा नहीं हुआ और उसके खड़े रहने की भी जगह उसके लिए नहीं छोड़ी, तो उसे गुस्सा आया, है ना? यस मैम। और गुस्सा कैसे दिखाया उसने? मैम, उसने मुंबई शहर को मतलब पूरा पानी में डुबो दिया था। तब मतलब समुद्र के अंदर लहरें इतनी ऊंचाई की, इतनी फीट की ऊंचाई की उठने लगी, यानी समुद्र के अंदर भी जलजला आया, जिसकी वजह से आसपास के सारे इलाके जो हैं उसकी पानी की विनाश लीलाओं में डूब गए। वो दृश्य इतना भयानक था कि समुद्र में चलने वाले जो 3 जहाज थे वो अलग अलग 3 स्थानों पर जाकर के गिरे और ऐसे गिरे कि दोबारा उठने के लायक भी नहीं हुए। एक कहाँ गिरा? वर्ली के समुद्र के किनारे, दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड के सामने उल्टे मुंह, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया के आगे टूट कर सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक असंतुलन के कारण समुद्र के अंदर इस तरह का विनाशकारी दृश्य उपस्थित हुआ और इस तरह के दृश्य की विनाश लीला मनुष्य जाति को भोगनी पड़ी। शाबाश अर्शिता, वेरी वेल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन देगा आंसर? ये आंसर देने वाला बच्चा तो समझ लो उसने पूरा पाठ समझ लिया। मिट्टी से मिट्टी मिले खोकर सभी निशान, और किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। इस पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? स्पष्ट कीजिए भाई। मिट्टी से मिट्टी मिले खोकर सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। ललिता ने आंसर दिया, निकिता ने आंसर दिया, भव्या 2 बार आपको
मौका दिया गया लेकिन आवाज कनेक्टिविटी नहीं बैठ पा रही। चलिए वीर जी ने आया। हाँ अभित, गुड मॉर्निंग बेटे। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, आंसर दीजिए। मैम इस पंक्ति का आशय है कि जब मिट्टी से मिट्टी मिलती है तो उसका जब उसकी जो व्यक्तिगत पहचान है वो गुम हो जाती है और उसी के बीच जो भिन्नता है वो भी मिट जाती है। और मानव शरीर भी पंचतत्व मतलब पृथ्वी, जल और आकाश, वायु एवं अग्नि से बना है और मृत्यु के बाद भी ये पंचतत्व में ही मिल जाएगा। उनमें भेद नष्ट हो जाता है। ठीक है। और ये अतः सभी प्राणी चाहे छोटे हो या बड़े हो उसी ईश्वर के अंश हैं। उनमें परमात्मा अंश कितना है ये पता लगाना कठिन है। हाँ, तो इस आधार पर हमें कोई अधिकार नहीं बनता कि हम किसी दूसरे प्राणी को दुत्कारें या फिर उसको अधिकार से वंचित करें। तो लेखक ये कहना चाहता है इन पंक्तियों के माध्यम से कि सभी प्राणियों को बनाने वाला एक ही ईश्वर है, अतः सभी के प्रति हमें समभाव, समदर्शिता रखनी चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और प्रकृति में उनके स्थान को भी बरकरार रखना चाहिए। शाबाश पवित्र, बहुत अच्छा उत्तर दिया और उत्तर अभिव्यक्त करने का तरीका भी बहुत शानदार था। चलिए आगे अगला प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए। ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइंस है जो आपके सीन पैसेज में भी पूछी जा सकती है। भाई नेचर की सहनशीलता की एक सीमा होती है, सही है ना। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बॉम्बे में देखने को मिला। अभी थोड़ी देर पहले हर्षिता सक्सेना ने जो उत्तर दिया था बिल्कुल वही उत्तर है कि प्रकृति का संतुलन उत्पन्न होने का कारण क्या है। कारण यही है समुद्र को पीछे ढकेलना, वनों को काटना, पक्षियों को उनके घरों से बेघर कर देना, जिसकी वजह से प्रकृति के नियमों में असंतुलन हुआ। असंतुलन होने की वजह से प्रकृति का विकराल रूप आया। कौन सा विकराल रूप? भाई गर्मी में बहुत सारी गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, भूकंप, बाढ़ और नित्य नए असाध्य रोग। तो प्रकृति जो है उसके साथ होने वाली छेड़छाड़ को एक बार सहन करेगी, दो बार सहन करेगी, लेकिन एक का एक वो अपना विकराल रूप दिखाएगी। और प्रकृति का यही विकराल रूप एक बारी बॉम्बे में समुद्र के किनारे देखने को मिला कि इतनी ऊंची ऊंची पानी की लहरें उठी कि उस विनाश लीला में आसपास के समस्त क्षेत्र क्या हो गए? नष्ट भ्रष्ट हो गए। जो जितना बड़ा होता है उससे उतना कम गुस्सा आता है, बिल्कुल सही है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, घर के अंदर भी कोई ना कोई ऐसे बंदे होते हैं, जैसे मम्मी तो हमारे पास रहती है तो मम्मी बार बार कुछ कहती है तो हमारे ऊपर उस चीज का प्रभाव कम पड़ता है। लेकिन अगर हमारे गलत काम का पता पापा जी को लग जाए, और पापा का नेचर ऐसा है जो बहुत अपने डिसिप्लिन रहते हैं, वही डिसिप्लिन बच्चों में भी चाहते हैं, तो फिर क्या होता है, एक बारी तो वो सहन करेंगे, दूसरी बारी भी अपने को चांस देंगे, लेकिन तीसरी बारी फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और फिर उनके गुस्से को देखकर कोई उनको रोक नहीं पाएगा। कौन देगा इसका आंसर? जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही। निराली, गुड मॉर्निंग बेटे। आशीष, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम इसका आशय यह है कि जो उम्र पद में जितना बड़ा होता है उसमें धैर्य सहन शक्ति उतनी अधिक होती है, वो विषम परिस्थितियों में आसानी से विचलित नहीं हो पाता। हाँ, अब जब भी आशय स्पष्ट करो वाले आते हैं प्रश्न तो पूरा स्पष्ट करना। प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पाठ कहाँ है? दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, जो कि तमाशा मेरे आगे पुस्तक में से लिया गया है, जिसके लेखक है निदा फाजली। उन्होंने बताया है कि इस पाठ में फिर अपनी इसी सेंटेंस को रिलेट करते हुए आप उसका आंसर दोगे। और जो मैंने बात बोली, जैसे तमाशा मेरे आगे हाथों हाथ रेखांकन कर दिया, निदा फाजली के नाम को रेखांकित कर दिया, पुस्तक के नाम को रेखांकित कर दिया, पाठ के नाम को अंडरलाइन कर दिया, ये चीजें वहां पर आपके आंसर में ये चीजें हाईलाइट हो रही है अंडरलाइन करने की वजह से। तो जब एग्जामिनर उसको चेक करता है तो पूरे की पूरे चीजें उसके आप अपने आप ही क्लियर हो जाती हैं और वो इम्प्रेस होकर के आपको अच्छे मार्क्स देता है। पंक्ति का अर्थ तो सारे लिखेंगे, लेकिन आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए कि किस ढंग से हमें उसको आंसर को प्रेजेंट करना है। ठीक है, चलिए निराली, आपका सही आंसर है कि जो बड़ा होता है उसको उतना कम गुस्सा आता है, लेकिन अगर उसे गुस्सा आता है तो उसको रोकता भी कोई नहीं है। किसी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि उसके गुस्से को रोक सके, जैसा कि समुद्र को आया।
समुद्र ने भी ऐसा विकराल रूप दिखाया कि उसके क्रोध का भाजन सभी बने और उसके क्रोध के ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं लगा पाया। इस बस्ती ने ना जाने कितने परिंदों चिरंदों से उनका घर छीन लिया। तो किस बस्ती के बारे में कहा है? बॉम्बे के अंदर वर्सोवा के समुद्र के किनारे खूब घनी बस्ती थी। लेखक कहते हैं उसका घर ग्वालियर में था, लेकिन बाद में उन्होंने बॉम्बे में वर्सोवा में एक फ्लैट लिया था। तो लेखक बताते हैं कि वहां के बीच की दूरी बिल्कुल कम हो गई थी, क्योंकि वहां जो बस्ती थी उस बस्ती को हटा करके बड़ी बड़ी इमारतें बना दी। वन प्रदेश था, उस वन प्रदेश को हटा करके मनुष्य को बस्ती को बसाने के लिए वहां खूब बड़ी इमारतें और मकान बना दिए गए। तो वहां उस वन प्रदेश में रहने वाले जितने भी वन्य पक्षी थे उनको शहर छोड़कर जाना पड़ा। जो नहीं जा पाए वो इधर उधर कहीं डेरा डालकर रहने लगे, यानी अस्थायी रूप से निवास करने लगे। जिस प्रकार दो कबूतर तो लेखक के फ्लैट के अंदर भी एक रोशनदान में अपना अस्थायी निवास बनाकर रहने लगे। तो वास्तव में पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करने के लिए या फिर जनसंख्या को बसाने के लिए इस तरह के फेरबदल किए जा रहे हैं, जो कि अनुचित है, क्योंकि वन्य पशु और पक्षियों का भी प्रकृति के संतुलन में अपना विशेष स्थान है। अगर उनको बेदखल करोगे तो प्रकृति का संतुलन अपने आप ही डामाडोल हो जाएगा। अगला यहाँ शेख अयाज के पिता बोले, नहीं ये बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया, उस बेघर को कुएं पर छोड़ने जा रहा हूँ। पंक्तियों में उनकी क्या भावना है? उनकी भावना ये है कि वो ये चाहते हैं कि उनके द्वारा किसी भी प्राणी को किसी तरह का कोई कष्ट नहीं हो और किसी को किसी तरह का कोई दुख नहीं पहुंचे। क्योंकि जब उन्होंने अपने हाथ पर बाजू पर चोटी को रेंगता हुआ देखा तो उनको ये लगा कि वो एक घरवाले को बेघर कर चुके हैं और बेघर हुए उस व्यक्ति के आश्रय को उनके कारण छीन नहीं लिया जाए, इसीलिए वो उसको वापस उसके घर छोड़ने गए। तो शेख अयाज कौन थे? सिंधी भाषा के कवि। उनके पिता चोंटे से उनकी जानकारी कैसे हुई? क्योंकि वो कुएं पर नहाने गए थे और वहीं से एक चोंटा जो है उनके बाजू पर जो है आ गया था। जब वो भोजन के लिए आगे हाथ बढ़ाकर कोर खा रहे थे तो उन्होंने अपने बाजू पर चोंटे को रेंगता हुआ देखा। देखिए अगला, कारक चिन्हों को पहचानो। माँ ने कर्ता कारक, किसी के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए संप्रदान कारक। मैं एक घरवाले को संबंध कारक है ना, को नहीं कर्म को, कर्ता ने कर्म को बेघर कर दिया। कबूतर परेशानी ने अधिकरण में पर, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग संबंध काके की अधिकरण में पर में। ठीक है, नेक्स्ट है, दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो। पर आया है में और पर, तो ये अधिकरण है। बहुवचन रूप लिखो, चींटी चींटियां, घोड़ा घोड़े, आवाज आवाजें, बिल तो यहाँ बिल ही रहेगा, फौज फौजें, रोटी रोटियां, बिंदु ही रहेगा या फिर बिंदुओं हो जाएगा, दीवार दीवारों, टुकड़ा टुकड़े। ठीक है, अब अगला देखो, यहाँ पर एक फिलप्स दिए हैं, इन दोनों में से जो एक जैसे लग रहे हैं लेकिन नुक्ता लग जाने की वजह से इनके अर्थ में भिन्नता आ गई है। देखो, आजकल जमाना और जमाना बहुत खराब है, तो दूसरा वाला जो वर्ड दिया है ना जमाना, जिसके नीचे नुक्ता लगा है, वो आएगा यहाँ पे। पूरे कमरे को सजा दो या सजा दो, भाई सजा जिसके नीचे नुक्ता नहीं है, डेकोरेट कर दो, सजाना सजा आएगा। चीनी तो देना, जरा यानी बुढ़ापा और जरा यानी थोड़ी, जरा जिसमें नुक्ता नहीं है वो लगेगा, जरा चीनी तो देना। माँ दही, जमाना भूल गई, जमाना यानी दुनिया, लेकिन जमाना यानी दही जमाना, यहाँ फर्स्ट वाला वर्ड आएगा जिसमें नुक्ता नहीं है। दोषी को सजा दी गई, सजाया यानी उसको डेकोरेट किया गया, नहीं, दोषी को सजा जहां नुक्ता लगा हुआ है दी गई। महात्मा के चेहरे पर तेज था, तेज नहीं, जिसमें नुक्ता लगा है वो नहीं आएगा, बिना नुक्ते वाला वर्ड है वो आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने अपने इस पाठ को पूर्ण किया। धन्यवाद बेटा आप सभी का क्लास में सहभागिता निभाने के लिए। बाय बेटा।